1980 का दशक, मद्रास, अब चेन्नई। एक ऐसा समय जब यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, फिल्मी दुनिया और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, शहर की रफ्तार थम जाती और एक अनकहा डर हर गली, हर नुक्कड़ में फैलने लगता। दिन में चहल पहल से भरा यह शहर रात के अंधेरे में जैसे किसी अनजानी साजिश की गिरफ्त में आ जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते, खिड़कियों से बाहर झांकने की हिम्मत भी कम ही लोग जुटा पाते। लोग घरों से निकलने में डरते थे। हर ऑटो रिक्शा शक की नजरों से देखा जाता था। ऑटो की आवाज सुनते ही दिलों की धड़कनें तेज हो जाती और हर मुसाफिर को शक की निगाहों से देखा जाता। हर नुक्कड़ पर एक ही नाम की चर्चा थी, ऑटो शंकर। उसकी कहानियां बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि बड़ों को भी रात भर जगाए रखने के लिए काफी थीं। उसकी दहशत ने शहर की रौनक छीन ली थी। बाजार जो कभी रात तक गुलजार रहते थे, अब जल्दी सूने हो जाते। बच्चों की हंसी खेल के मैदानों से गायब हो गई थी। थिरुवनम्यूर इलाका उसका गढ़ बन चुका था। यहाँ के लोग हर रात डर के साए में जीते थे और हर सुबह एक नई अनहोनी की खबर सुनने को तैयार रहते थे। शाम ढलते ही वीरानी छा जाती थी। पुलिस की गश्त भी बेअसर थी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोगों का भरोसा डगमगा गया था। ये सिर्फ हत्याओं का मामला नहीं था, ये शहर के भरोसे और सुरक्षा की भावना की हत्या थी। हर घर में डर ने डेरा डाल लिया था और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या हम कभी फिर से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? लोग बस यही दुआ करते थे कि ये खौफनाक साया जल्द हट जाए। लेकिन ये शुरुआत थी उस लड़ाई की जिसने चेन्नई के इतिहास को बदल दिया। इस डर के दौर ने न सिर्फ शहर की रफ्तार बदली, बल्कि लोगों के सोचने, जीने और भरोसा करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। चेन्नई का अंडरवर्ल्ड उस वक्त फल फूल रहा था। अवैध शराब, वेश्यावृत्ति, हफ्ता वसूली, हर गली में अपराध का बोलबाला था। पुलिस और नेताओं की मिलीभगत ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी थी। इसी माहौल में गौरी शंकर, आगे चलकर ऑटो शंकर, तेजी से उभरा। टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक की कमी ने अपराधियों को और बेखौफ बना दिया था। गांवों से आए बेरोजगार युवक गैंग्स में शामिल हो रहे थे। शंकर ने भी सीधी राह छोड़ जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही बड़ा नाम बन गया। गौरीशंकर एक साधारण परिवार से सेना छोड़कर चेन्नई आया और ऑटो चलाने लगा, लेकिन उसकी नजरें अवैध धंधों पर थीं। उसने शराब की तस्करी से शुरुआत की और जल्दी ही इलाके में अपना दबदबा बना लिया। ऑटो शंकर नाम यहीं से पड़ा। अब वो सिर्फ ड्राइवर नहीं, गैंगस्टर था। उसने वेश्यावृत्ति, अपहरण, हफ्ता वसूली जैसे अपराधों में भी हाथ डाला। पुलिस और नेताओं से सांठगांठ कर उसने अपने खिलाफ हर शिकायत को दबा दिया। उसका नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसकी इजाजत के बिना इलाके में पत्ता भी नहीं हिलता था। ऑटो शंकर का जुर्म करने का तरीका बेहद क्रूर और चौंकाने वाला था। चेन्नई की तंग गलियों और सुनसान सड़कों पर उसका खौफ इस कदर था कि लोग रात में घर से निकलने से डरते थे। उसकी हरकतें इतनी खौफनाक थीं कि पुलिस भी कई बार हैरान रह जाती थी। शंकर अपने शिकार को बड़ी चालाकी से फंसाता। पहले दोस्ती का नाटक करता, फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। वो अपने शिकार को बुलाता, कभी कभी ऑटो में बैठाकर सुनसान जगह ले जाता और बेरहमी से मारता। उसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। कई बार तो उसने अपने शिकार को पहले नशा दिया ताकि वे विरोध न कर सकें, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जला देता या घर के नीचे दफना देता। उसके लिए सबूत मिटाना उतना ही जरूरी था जितना जुर्म करना। कई बार उसने अपने घर के फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर लाशें दफनाई ताकि किसी को शक न हो। कई घरों के फर्श के नीचे इंसानी कंकाल दबे थे, किसी को भनक तक नहीं लगी। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो एक एक कर कई घरों से हड्डियां और कंकाल बरामद हुए। ये सबूत शंकर की दरिंदगी की गवाही देते थे। उसके गैंग का मुख्य निशाना थी वे लड़कियां जो उसके धंधे का हिस्सा थीं। जो विरोध करती, उनका अंजाम सबके सामने होता। शंकर ने कई मासूम लड़कियों को अपने धंधे में जबरन शामिल किया था। अगर कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती तो उसे सबक सिखाने के लिए सबके सामने सजा दी जाती। उसका मकसद सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि खौफ कायम रखना था। वह चाहता था कि उसके नाम से ही लोग कांप उठें। उसके गैंग के लोग भी उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जरा भी गलती की तो उनका भी वही हश्र होगा। कई बार उसने अमीर लोगों को भी लूटा और मार डाला। उसके लिए पैसा और ताकत ही सब कुछ था। उसने कई बड़े घरों में डकैती की और जो भी उसके रास्ते में आया उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। गैंग में कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाता तो उसका भी वही हश्र होता। शंकर के लिए वफादारी सबसे जरूरी थी और जो भी उसके खिलाफ गया उसे उसने कभी माफ नहीं किया। उसकी क्रूरता और खौफ की दास्तानें आज भी चेन्नई की गलियों में सुनाई देती हैं। 1988 चेन्नई में अचानक लोगों के गायब होने की खबरें आने लगीं, खासकर थिरुवनम्यूर से 9 लड़कियां।
पुलिस ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही मामला बढ़ गया। शंकर के प्रतिद्वंद्वी और पुराने साथी भी गायब होने लगे। शहर में दहशत थी। मीडिया ने ऑपरेशन शंकर छापना शुरू किया। पुलिस के पास न सबूत थे न गवाह। शंकर का खौफ सब पर भारी था। इसी बीच एक मैगजीन ने उसे रॉबिन हुड की तरह पेश किया, जिससे उसकी छवि और मजबूत हो गई। पुलिस की जांच ठप थी। शंकर का खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। उसके पुलिस और राजनीतिक नेटवर्क ने उसे बचाए रखा। एक बार हिरासत में लेने के बावजूद सबूतों के अभाव में पुलिस को छोड़ना पड़ा। जांच के पुराने तरीके, गवाहों की कमी, पुलिस बार बार नाकाम रही। जनता का कानून पर से भरोसा उठ गया। तिरुवनमयूर भूतहा इलाका बन गया। एक अपराधी ने पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। पुलिस ने साख बचाने के लिए स्पेशल टीम बनाई, नए तरीके अपनाए। टीम ने शंकर के गैंग के कमजोर सदस्यों पर फोकस किया। ललिता नाम की लड़की, जो शंकर के चंगुल से भागी थी, पुलिस के पास पहुंची और अहम गवाही दी। ललिता की गवाही से पुलिस को पहली बार ठोस सुराग मिला। पुलिस ने शंकर के करीबी सुधलाई को गिरफ्तार किया, जिसने सब राज उगल दिए। सुधलाई ने लाशों के ठिकाने बताए। पुलिस ने खुदाई कर कंकाल बरामद किए। अब पुलिस के पास गवाह और सबूत दोनों थे। शंकर की गिरफ्तारी बस वक्त की बात थी। सबूत मिलते ही पुलिस ने शंकर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वो फरार हो गया। कई हफ्तों की तलाश के बाद पुलिस ने उसे उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार किया। चेन्नई लाकर उस पर हत्या, अपहरण समेत कई मामलों में मुकदमा चला। ट्रायल में उसने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन ललिता की गवाही और कंकालों के सामने उसकी दलीलें फेल हो गईं। एक बार वह जेल से भाग भी गया, लेकिन जल्द ही फिर पकड़ा गया। आखिरकार 1991 में कोर्ट ने ऑटो शंकर और उसके 2 साथियों को मौत की सजा सुनाई। शंकर ने अपनी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील की। हर बार उम्मीद की कि शायद कानून उसे एक और मौका देगा। उसके वकील ने तर्क दिए, सबूतों को चुनौती दी और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी भेजी, लेकिन हर बार न्यायपालिका ने उसके अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उसकी अपीलें ठुकरा दी। अदालतों के फैसले साफ थे, ऐसे अपराधी के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। शंकर की हर कोशिश नाकाम रही और आखिरकार उसके भाग्य की मुहर लग गई। 27 अप्रैल 1995 की सुबह सलेम सेंट्रल जेल के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। जेल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था और हर कोई जानता था कि आज एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। शंकर को फांसी की सजा दी गई। यह सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं था, बल्कि चेन्नई के उस काले दौर का भी अंत था, जिसने पूरे शहर को डर और दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में डर और सवाल अब भी बाकी थे। ऑटो शंकर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, यह उस सिस्टम की भी कहानी है जिसमें कई बार अपराधी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। शंकर ने अपने अपराधों को छुपाने के लिए पुलिस और नेताओं से सांठगांठ की और कई सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। उसकी गिरफ्तारी और सजा ने सिस्टम की खामियों को उजागर किया और यह सवाल उठाया कि आखिर कब तक ऐसे अपराधी समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे। यह कहानी दिखाती है कि कैसे डर और चुप्पी अपराधी को ताकतवर बनाते हैं। जब लोग डर के मारे चुप रहते हैं तो अपराधी और भी बेखौफ हो जाते हैं। शंकर के मामले में भी कई लोग जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन डर के कारण किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और उसने इसका फायदा उठाकर कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसकी कहानी आज भी किताबों, फिल्मों और चेन्नई की गलियों में जिंदा है। कई लेखक और फिल्मकार उसकी जिंदगी पर रिसर्च करते हैं ताकि लोग समझ सकें कि समाज में ऐसे अपराध कैसे पनपते हैं। चेन्नई की गलियों में आज भी लोग ऑटो शंकर का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। उसकी दास्तान एक चेतावनी बन गई है जो हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि अपराध और डर का सामना करना जरूरी है। यह कहानी हमें आगाह करती है कि अपराधी किसी भी शक्ल में हमारे बीच हो सकते हैं, कभी पड़ोसी, कभी दोस्त या कोई अनजान चेहरा। हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि खतरा हमेशा हमारे आसपास छुपा हो सकता है। समाज की सुरक्षा सिर्फ पुलिस या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की भी है। सतर्क रहें, आवाज उठाएं, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा है। जब हम मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तभी समाज सुरक्षित बनता है। ऑटो शंकर की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को हराना और सच के लिए बोलना ही असली बहादुरी है। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक ही समाज को बदल सकता है।
अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें।